हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाइए और पहले देख लीजिए। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही फंडामेंटल बातें रखी थी, बहुत बेसिक पार्ट अपन लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले आप लेक्चर देख ले, फिर स्टार्ट करें यहाँ से, बीच में से ना देखें। देखिए लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था वर्ड इक्वेशन पे, ठीक। हम ये चीज़ें समझ रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास केमिकल चेंजेस का मतलब होता है, ठीक। केमिकल रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है, रिएक्टेंट देख चुके थे हम, प्रोडक्ट देख चुके थे, ठीक है। वर्ड इक्वेशन तक हमने बात रखी थी, ठीक। आज स्टार्ट करते हैं हम केमिकल इक्वेशन से, ठीक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज हेडिंग रहेगी हम लोग की केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हेडिंग लिखें केमिकल इक्वेशन। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें। जैसे कोई रिएक्शन हो रही ना, जिंक, ठीक है ना। जब जिंक की रिएक्शन होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो यहाँ से मुझे बनता है जिंक सल्फेट। क्या चीज़? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुझे मिलती है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अभी। एक और रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, जैसे जिंक हुआ। डाइल्यूट का क्या मतलब है देखते हैं अभी, या फिर हम यूज़ करें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या चीज़? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप देखो, जब मैं वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, सबके मुझे नेमिंग लिखनी पड़ रही है ना, इस तरीके से वर्ड्स में लिखना पड़ रहा है, ये इतना कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। देखिए पिछली क्लास में बहुत सारी बातें हमने रखी थी, उसको हम लोग लिंक करके आज चलेंगे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो कंपाउंड है ना, उसका हम सिंबल या फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग जिंक के लिए Zn सिंबल हम लोग का होता है, तो जिंक के लिए अपन लोग Zn यूज़ करेंगे, ठीक। प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, 9th में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन का, है ना। होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, फिर जाके हम लोग 11th 12th क्लास में डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक। फिलहाल देखिए सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, जैसे मेरे पास वाटर है, ठीक है। और वाटर में मैं कोई लाकर लिक्विड उसमें ऐड करता हूँ जो जिनका फेस सेम है ना। वाटर लिक्विड की फॉर्म में था, इसमें हम लोग लाकर मान लीजिए रसना डाल दिए, जो भी लिक्विड की फॉर्म में है, तो मेरे पास एक लिक्विड मिला, ठीक है ना। सो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन, मतलब कि मोर देन 2 होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक। हम जानते हैं मिक्सचर के बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि अगर हम वाटर में चीनी को डालें और तो चीनी उसमें पूरी घुल जाती है, ठीक है। फिर हम चीनी से, वाटर से चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस मिक्सचर को मैं क्या बोलता हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर। वहीं अगर हम लोग वाटर में सैंड डाल दें, है ना, तो फिर उस सैंड को अपन लोग आसानी से वाटर से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 and more than 2 होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मेरे पास ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर हो जहाँ से मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट ना कर पाऊँ, ठीक है, वो क्या मेरे लिए होता है, सॉल्यूशन होता है। 2 पार्ट होते हैं ना, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो पार्ट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि मैं 1 लीटर पानी में 2 ग्राम चीनी को डालता हूँ, तो 1 लीटर वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एंड 2 ग्राम शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, किसका, वाटर का अमाउंट।
तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। अगर वाटर का अमाउंट कम है एज़ कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं क्या बोलूँगा, वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेशन। इस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या है बहुत ही डिटेल समझते हैं हम लोग 11th क्लास में, ठीक। फिलहाल अभी अपने लिए क्या है, अगर कंसनट्रेट सोल्यूशन लिखा है इसका मीन्स वहाँ पर वाटर कम है। तो कभी इधर आपने देखा होगा जो बैटरी में अपन लोग तेजाब यूज़ करते हैं, बैटरी का पानी यूज़ करते हैं, ठीक, वो डाइल्यूट होता है ना, उसमें इतना ज़्यादा एसिड का जो अमाउंट है इतना नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा एसिड है जिसको डालते ही ठीक है एकदम जल गया, ज़मीन से बुलबुले निकलने लगे, ठीक है, तो वो हम लोग कंसनट्रेट वाला होगा, ठीक है। डाइल्यूट में क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा, कंसनट्रेट में वाटर का अमाउंट कम होगा। तो हम लोग क्या यूज़ करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डाइल्यूट को लिखते हैं हम लोग DIL, बस इतना लिखते हैं, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। तो अगर हम लोग इस तरीके से वर्ड इक्वेशन ना लिखकर हम लोग वहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करें, कंपाउंड के फॉर्मूले का यूज़ करें, ठीक है, H2SO4 हो गया ना। देन मुझे क्या मिल रहा है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना, एक्चुअल में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि जिंक पे +2 चार्ज होता है ना, जिंक के वैलेंसी 2 होती है। एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग के ब्रेक होते हैं। अच्छा, एसिड के बारे में आपको पता है? नहीं, शायद नहीं पता होगा, अभी हम लोग एसिड बेस पढ़ेंगे, ठीक है, हाई स्कूल में, सही। तो H2SO4 ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक्चुअल में होता क्या है ना कि एसिड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मीन्स जिन्हें अगर हम वाटर में डालें, वाटर में जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, जैसे कि H2SO4 को अगर मैं वाटर में डालता हूँ तो ये H+ एंड SO4- इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना H2SO4 इस फॉर्म में पड़ा है, 2H+ एंड SO4 2-, ठीक है ना। ऐसे हम लोग ब्रेक करते हैं, SO4 पे 2- चार्ज एंड H पे 1+ चार्ज होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो होता क्या है ना, ये जो प्लस वाला जो चार्ज है माइनस वाले के पास जाता है, ठीक। ये भी बात आपके लिए नहीं है, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, ये इधर भाग जाएगा, बचेगा केवल हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास बनता है ZnSO4 + H2 गैस। हम ये एरो का भी यूज़ करते हैं कि H2 गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। सो दीज आर चार्जेस, है ना, एंड अपोजिट चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सो तो मैं इसी कहानी को ना इस फॉर्म में लिख सकता था, ठीक है, जिंक SO4, ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट, ठीक। सो ये जो पैटर्न हुआ ना, जहाँ पर मैं सिंबल्स का यूज़ कर रहा हूँ, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो पैटर्न लिखने का हुआ केमिकल रिएक्शंस का, इसे मैं बोलता हूँ केमिकल इक्वेशन, ठीक। क्या चीज़, केमिकल इक्वेशन। सेकंड वाले चीज़ देखते हैं हम लोग, जैसे जिंक हो गया, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी। जिंक देखिए, है ना। अच्छा, अभी मैं ये चार्ज बता दूंगा ना तो फिर बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आएगा। जिंक क्या है ना, Cl के साथ लग जाएगा तो ZnCl बन जाएगा, ZnCl2, है ना। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, ये होता है जिंक 2+ चार्ज है, H पे 1+ चार्ज होता है ना, ऐसे ब्रेक होता है, Cl पे ये माइनस चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट है आपके सिलेबस में, उसकी बात करेंगे हम लोग। जैसे HCl ये भी एक एसिड है, ठीक है। सो डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर में है HCl, तो HCl वाटर में जाके अपने आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा, मतलब यहाँ से H+ और यहाँ से Cl-, ठीक है। सो ये Zn ना इसके साथ लग जाता है, Cl के साथ। Zn किसके साथ, Cl के साथ, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ अगर आप देख पा रहे हो, देखो जिंक पे +2 चार्ज था, SO4 पे 2- चार्ज, मतलब कि चार्जेस एक दूसरे से कैंसिल हो गए, एंड जिंक SO4 ZnSO4 मुझे ऐसे मिला, ठीक है ना। यहाँ देखना आप, Zn पे 2+ चार्ज, Cl पे 1-। तो एक्चुअल में ना क्रॉस का रूल चलता है, शायद आपको पता हो। अगर मैं ये लिखूँ, ठीक है ना, ये इसके कदमों में आता है, ये इसके कदमों में आता है, मतलब यहाँ से मुझे ये बनना है, बनने वाला है ZnCl2,
ठीक, ऐसे क्या बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो चार्ज है ना वैलेंसीज नीचे आती है, तो यहाँ से क्या बन गया ZnCl2 जिंक क्लोराइड ठीक है, प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। सो दिस पैटर्न इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक, देखिए केमिकल इक्वेशन में हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखो आप इस साइड में जितने भी हम लोग के पास एटम्स हैं, अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे जिंक 1 था, यहाँ पे जिंक 1 है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये ना, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का क्या मीनिंग होता है, यही मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ देखो आप जिंक एक बंदा, जिंक एक बंदा, H1 बंदा, यहाँ H के 2 बंदे, Cl एक है लेकिन यहाँ Cl2 है, 2 एटम्स हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम का सम है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है ना, इक्वल नहीं है। सो ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या लिखा हुआ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, अच्छा हम लोग क्यों करते हैं ये सब, बैलेंसिंग का क्यों मतलब है ना, बैलेंस क्यों करते हैं। देखिए एक्चुअली मुझे पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, 9th क्लास में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि जितना मास मैंने लिया था, जितना मैंने अमाउंट लिया था रिएक्टेंट का, वहाँ से रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, मास इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर अपन लोग एटम्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर हम लोग का एटॉमिक मास इक्वल होना चाहिए, है ना, एक्चुअली मास इक्वल होना चाहिए। इस वजह से अपन लोग, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैंने मास को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं आपको, एक Cl है, यहाँ 2 Cl आ गया, तो मैंने मास क्रिएट किया। अनबैलेंस का मतलब क्या, मैंने मास क्रिएट कर दिया, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। इस वजह से मुझे क्या है ना, नंबर ऑफ़ एटम्स सेम करने पड़ते हैं, जिससे कि मैं ये दिखा पाऊँ कि यहाँ पर जो एटॉमिक मास है और इस साइड जो एटॉमिक मास है वो दोनों इक्वल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो ये कहानी होती है। सो पहले आप लिख लो केमिकल इक्वेशन, हेडिंग लिख लो, इसमें कुछ बातें लिखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। ठीक है ना, लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा हेडिंग के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर, है ना। लिखिए द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and formulae, FORMULAE and formulae of the substance involved in it, it is known as chemical equation. It is known as chemical equation. ठीक है ना। एंड ये एग्जांपल लिख लो आप, एग्जांपल के तौर पे लिख लें हम लोग इस तरीके से। ठीक, लिख लिया, पॉज करें, है ना, ये एग्जांपल लिख लें। चलिए इसके बाद लिखते हैं हम लोग, लिखिएगा नीचे, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर रिएक्टेंट्स ना, हमने पढ़ा था अभी, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्टेंट है ना, फर्स्ट लेक्चर काफ़ी डिटेल से बातें हो चुकी हैं। लिखिए इसमें जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर रिएक्टेंट, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर रिएक्टेंट्स। द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड
द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन विद अ प्लस साइन, इन इक्वेशन विद अ प्लस साइन, प्लस, ठीक है, प्लस वाला ये प्लस, बिटवीन देम, प्लस बिटवीन देम, ठीक है। तो अभी देखिए फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये एरो उल्टा भी हो सकता था, जो हमारी ज़िंदगी में अभी नहीं होने वाला है, ठीक है। हाई स्कूल तक अपन लोग इस एरो का डायरेक्शन ही देखने वाले हैं। सो अगर एरो ऐसे है तो हमने बात करी थी कि हेड इंडिकेट करता है प्रोडक्ट को, टेल इंडिकेट करता है रिएक्टेंट्स को, है ना। एंड अगर एरो का डायरेक्शन यही रहता है सो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट इन दिस केस, आर द प्रोडक्ट इन दिस केस, द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड, द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड in an equation with a, in an equation with a plus sign between them, in an equation with a plus sign between them, ठीक है ना। इस वाले प्लस साइन की मैं बात कर रहा हूँ। सो एक एक चीज़ पे अपन लोग इस स्ट्रेस देंगे, ठीक। सो हम लोग एक एक चीज़ का मतलब समझें, ठीक। प्लस का मीन्स क्या है, एरो का मतलब, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, द एरो साइन, द एरो साइन, ये साइन बनाइएगा, the arrow sign pointing towards the right hand side, the arrow sign, साइन बनाइए, ठीक। pointing towards the right hand side, pointing towards the right hand side, ठीक है, is put between the reactants, is put between the reactants and products, reactants and products, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, दिस एरो इंडिकेट्स दैट, दिस एरो इंडिकेट्स दैट, दिस एरो इंडिकेट्स दैट द सब्सटेंस रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द सब्सटेंस रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर कंबाइनिंग टू गिव द सब्सटेंस, लेफ्ट हैंड साइड आर कंबाइनिंग टू गिव द सब्सटेंस, ठीक है। सो ये कहानी सब्सटेंस क्या क्या लिखा है ना, कंबाइनिंग टू गिव द सब्सटेंसेस, ठीक। रिटन ऑन द राइट हैंड साइड दिस इक्वेशन, सब्सटेंसेस रिटन ऑन द राइट हैंड साइड इन द इक्वेशन, रिटन ऑन द राइट हैंड साइड इन द इक्वेशन, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको तो लिख लिया था ना हम लोगों ने, तो जैसे लिखे ना वैसे लिख लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हम लोग की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जिस तरीके से मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है ना, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के, ठीक ठीक। उसी तरीके से वहाँ पर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, कांस्टेंट की बात करते हैं, है ना, एक्स की वैल्यू इतनी होगी तो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, मासेस जो है ना, इधर के मास और इधर का मास दोनों इक्वल है। अभी आप लोग को शायद एटॉमिक मास का आइडिया नहीं होगा, है ना, 9th क्लास पढ़ा होगा आपने एटॉमिक मास, वरना मैं उससे करके दिखाता, ठीक है। तो आगे फर्दर हम देखेंगे कि एटॉमिक मास एक्चुअल में इक्वल होता है ना। इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, सम करेंगे, है ना। इसका तो नहीं इक्वल आएगा क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड वाले का इक्वल आएगा, ठीक है। और मैं बैलेंस्ड क्यों करता हूँ, इसका रीजन हमने देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है ना, अनबैलेंस्ड का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। सो हेडिंग में लिखिएगा, तो हेडिंग लिखा, इसमें लिखेंगे
A balanced chemical equation has an equal number of atoms. A balanced chemical equation has an equal number of atoms of a different elements in the reactants and products. ठीक है. सो देखिए हम ये चाहते हैं ना कि जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस होती है ना कि पर्टिकुलर बोल के लिखवाया जाए वो सब काम करें, तो लिखने में थोड़ा बहुत टाइम जाता है, ये हम जानते हैं, वरना फिर अभी तक फटाफट बता के चीज़ें खत्म हो जाती हैं. ठीक, तो प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाए. ठीक है, किसी भी और क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना. जितने भी लेक्चर्स हैं सारे लेक्चर्स आप लोग देख लेना पर्टिकुलर, तो केमिस्ट्री वाले पार्ट से आप लोग 100 में 100 कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है. लिख लिया ना. अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक, ये चीज़ फॉर एग्जांपल लिख लीजिएगा. ओके, फॉर एग्जांपल से पहले एक पॉइंट और लिखते हैं. अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल मासेस ऑफ A balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactants and products. Equal masses of various elements in reactants and products. ठीक है ना. अब देखते हैं. तो हमने ये देखा कि बैलेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एटम्स हैं इक्वल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड होंगे एंड राइट हैंड साइड होंगे. ठीक है. एंड ऐसा किस लिए होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए. मास का भी इक्वल होगा यहाँ पर. ठीक है, जो यहाँ पर मास होगा उधर ही मास वहाँ तय होगा. ठीक है चीज़ें. अब एग्जांपल लिखेंगे हम लोग. एग्जांपल ये लिखते हैं हम लोग. ठीक है, जिंक, ये चीज़. तो हम देखें लेफ्ट हैंड साइड जिंक के देखते हैं हम लोग. नंबर ऑफ एटम तो कितना है? 1 है. ठीक है. हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है भाई साहब? लेफ्ट हैंड में 2 है. सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 है. ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है? 4 है. ठीक है ना. ये किधर हो गया? लेफ्ट हैंड साइड. हम ऐसे देखें राइट हैंड साइड में. जिंक के नंबर ऑफ एटम्स 1, सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स 1, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 4, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2. देखिए इक्वल है ना, है ना. तो इस वजह से ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देखिए जब बैलेंस्ड होता है तो इसके थ्रू बहुत सारी प्रॉपर्टीज इससे रिलेट करती है ना. एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखा है ना, इसके आगे 1 लिखा होता है इसके आगे. ठीक, दिस इज नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. क्या बोलते हैं इसको? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. जब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं. 11th क्लास वाली पार्ट है वहाँ पे. ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग वाला मामला. अब देखिए जब बैलेंस ना हो, अभी हम सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करेंगे. ठीक है. अच्छा, हमारे सिलेबस में वो चीज़ें हैं ना जो बैलेंस हो सकती है. ठीक है. ऐसा भी होता है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो ही ना. ठीक, मान लीजिए यहाँ पर अलग एलिमेंट्स हैं, उधर कोई अलग ही एलिमेंट फॉर्म हो गया, है ना. इसका मतलब कि रिएक्शन कई स्टेप्स में फॉलो हुई है. ठीक है. तो अपने तो आसान चीज़ें हैं, हमारे में तो बैलेंसिंग आसानी से हो जाएगी, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बैलेंसिंग वाले पर. ठीक, सो ये इसको कॉपी कर लें आप. एग्जाम्पल कॉपी कर लें. ठीक है, ये जिंक वाला एग्जाम्पल ऐसा सीन बना लें पूरा. ठीक, तो वीडियो पॉज करें, बैलेंस कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड. ठीक है ना. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिएगा. इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं. An unbalanced chemical equation has an unbalanced chemical equation has
an unbalanced chemical equation has unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, an unbalanced chemical equation has unequal masses of various elements ठीक है, in reactants and products। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ना तो आप रिवाइंड करके पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, है ना, ऐसा क्यों होता है वो वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन ठीक है। This means that the number of various types of atoms in reactants must be equal to the number of same type of atoms in product। must be equal to the number of atoms of same type ठीक है, number of same type of atoms in products ठीक, equal to the number of same type of atoms in products ठीक है। लिख लिया, ठीक है। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ने इतना सीख लिया कि केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीनिंग, ठीक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीनिंग, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे होती है, ठीक है, बैलेंसिंग वाला पार्ट। अनबैलेंस्ड के लिए एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि अच्छा केमिकल इक्वेशन में कुछ बातें अभी और हैं, ठीक है, फेज़ को लेके, स्टेट को लेके, उसको भी रखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि H2 + O2 से मुझे बनता है वाटर H2O। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। और एक तो हमने देखा ही सही अभी, व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl देन इट इज़ फॉर्म ZnCl2 एंड H2 गैस इवॉल्व्ड, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए लेफ्ट हैंड साइड। देखिए इस तरीके से बुक्स में दिया होता है ना, इस वजह से इस पैटर्न में बताना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बुक को देखें ना, आपको फील है कि हाँ हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ नया नया है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कितने आइटम्स हैं देखो, हाइड्रोजन का आइटम है, कितना है, 2 हाइड्रोजन का आइटम है। ऑक्सीजन कितने, 2 है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग के, हाइड्रोजन के तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन के 1 है। तो यहाँ पर क्या है, आइटम्स इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोले, अनबैलेंस्ड। यहाँ पर देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना। हालांकि ये चीज़ बहुत है ना, बहुत ही छोटी सी बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि मुझे यहाँ दिख भी रही है, लेकिन एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में फ़ोटो याद रहे, ऐसे लिख के काट सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल नहीं है। जैसे जिंक की बात करें, 1 है, 1 बंदा है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 है, Cl की बात करें तो 1 है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जिंक कितने हैं, 1 है, Cl के 2 आइटम है, हाइड्रोजन के 2 आइटम है। देखिए फिर डिफरेंट हो गया, ठीक। सो दिस इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं अभी हम लोग। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं अपन लोग अपने सिलेबस में, ठीक, इतनी बातें, ठीक है ना।
तो आज हम इतना ही रखते हैं, है ना। जैसे आपको पता चल गया होगा, अगर आप बहुत ही गौर से वीडियो देख रहे होगे ना, अगर आपने ये टाइटल देखा होगा, ये जिस पैटर्न में लिखा है, तो फर्स्ट लेक्चर में भी ऐसे पैटर्न में लिखा था, है ना। इसका मतलब कि फर्स्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर एक ही दिन रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो भी लगातार, है ना, आपको मिल रहा है अलग अलग। ठीक, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं।